साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टारगेट ऑन के इस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग शारीरिक शिक्षा से संबंधित जो हमारे PYQ हैं प्लस जो संभावित क्वेश्चन है उनको हम लोग देख रहे हैं और इस क्रम में लगभग 10, 12, 13 क्लास हो चुकी है। आप उनको देख लीजिएगा। जो हमारे साथ आज पहली बार जुड़ रहे हैं उनके बारे में बता दूं कि वो पीछे वाली क्लासेस को देख लेंगे तो आपके लिए वो अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है और इन सभी चीजों की एक विस्तृत व्याख्या कराई जा रही है। साथ में आपको जो इसके स्टैटिक पार्ट्स हैं वो भी, प्लस जो करंट से जुड़ा हुआ चीजें हैं उनको भी आपको यहाँ पे कराया जा रहा है और बहुत अच्छे तरीके से कराया जा रहा है। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो आप लोग अपना फीडबैक जरूर दिया करिए। कुछ भी है, सकारात्मक नकारात्मक जो भी है, आप अपना फीडबैक जरूर दिया करिए। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ये है कि वसा के 1 ग्राम में कितनी कैलोरी होती है। क्या वसा के 1 ग्राम में कितनी कैलोरी होती है? यहाँ पे दिया है 4.2 किलो कैलोरी, 4.3 किलो कैलोरी और 9.1 किलो कैलोरी और 7.5 किलो कैलोरी। अगर हम बात करें जो शरीर द्वारा कार्य करने की क्रिया को ना, शरीर द्वारा कार्य करने की क्रिया को ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा। और इसका मापन, क्या शरीर के द्वारा कार्य करने की क्रिया को ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा की माप को ऊर्जा का मापन कैलोरी में करते हैं। किसमें? कैलोरी। ऊर्जा का मापन कैलोरी में करते हैं, कैलोरी में। तो बात करें, इसमें पूछा है कि वसा के 1 ग्राम में कितनी कैलोरी है। वसा के फैट की बात की जा रही है। क्या फैट की बात की जा रही है? अगर हम लोग बात करें वसा के 1 ग्राम में कितनी कैलोरी होती है, तो वसा के 1 ग्राम में 9.1 किलो कैलोरी की मात्रा ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या? 9.1 किलो कैलोरी। कितना? 9.1 किलो कैलोरी की बात कर रहा है। ओके, 9.1 किलो कैलोरी। अगर आपसे प्रोटीन पूछ ले या आपसे क्या नाम है कार्बोहाइड्रेट पूछ ले तो 4.1 किलो कैलोरी उसमें प्राप्त होती है ऊर्जा की। ओके, इसको भी ध्यान दीजिएगा 1 ग्राम में। ओके, तो इसका आंसर ऑप्शन सी 9.1 किलो कैलोरी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा है माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया की बात की जा रही है। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया की बात की जा रही है। देखिए, अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, शरीर के जो प्रत्येक अंग होते हैं ना, शरीर के जो प्रत्येक अंग जो होते हैं ना, इसी के माध्यम से क्या करते हैं, तो अपनी ऊर्जा का स्वयं निर्माण करते हैं। क्या? इसी के माध्यम से ऊर्जा का स्वयं निर्माण, जो कोशिका होता है, ऊर्जा का स्वयं निर्माण। करते हैं, ऊर्जा का स्वयं निर्माण करते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा। ओके, पहला पॉइंट है। दूसरे पॉइंट की बात करें तो महिलाओं के ओवम में ये नहीं होता है। क्या? महिलाओं के ओवम में, क्या महिलाओं के ओवम, किसकी बात की जा रही है? महिलाओं के ओवम में ये नहीं होता है। इसकी बात की जा रही है। अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया को ना ऊर्जा गृह कहा जाता है। ऊर्जा गृह कहा जाता है।
क्या, ऊर्जा गृह कहा जाता है इसको, और इसी को शक्ति गृह कहा जाता है, और इसी को शक्ति गृह कहा जाता है, और इसी को पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। इसी को पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है, इसका ध्यान रखिएगा, इसी को जाना जाता है। यहां पे पूछा गया है, यानी कि इसका जो है ना ये ऊर्जा का उत्पादन करने की बात करता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होना चाहिए, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना इसी के माध्यम से ऊर्जा का स्वयं निर्माण करता है। क्या, ऊर्जा का स्वयं निर्माण किया जाता है। शरीर के जो प्रत्येक अंग होते हैं ऊर्जा के निर्माण की बात करता है। इसी को क्या नाम है कि ऊर्जा गृह कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि ऊर्जा गृह के रूप में कौन जाना जाता है तो ध्यान रखिएगा ऊर्जा गृह के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया जाना जाता है। इसी को शक्ति गृह भी कहते हैं, इसी को पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे कभी पूछे कि माइटोकॉन्ड्रिया कहां पे शरीर के किस अंग में नहीं पाया जाता है तो महिलाओं के ओवम में ये नहीं पाया जाता है, महिलाओं के ओवम में ये नहीं पाया जाता है, इसका भी ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन वैज्ञानिक आशंका का एक लक्षण नहीं है? वैज्ञानिक आशंका का एक लक्षण नहीं है बताया जा रहा है। वैज्ञानिक आशंका का एक लक्षण नहीं है उसकी बात की जा रही है। देखिए, अगर हम बात करें वैज्ञानिक आशंका का लक्षण की तो मन स्थितियों में उतार चढ़ाव आना, लगातार चिंता में रहना, उदासी में रहना, आक्रामकता, चिंता आदि जो है ना वो मनोवैज्ञानिक आशंका के अंतर्गत आते हैं। बट इसमें चक्कर आना नहीं होता है। क्या, इसमें चक्कर आना जो होता है ना इसका एक लक्षण नहीं है। इस वजह से ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए 22वें नंबर का ऑप्शन ए जो है ना वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो इसमें पूछा है कि किस खेल में ओवरहेड सर्विस, राउंड सर्विस, साइड आर्म फ्लोटिंग सर्विस और ओवरहेड फ्लोटिंग सर्विस जैसे शब्द प्रयोग किए जाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया है ओवरहेड सर्विस के बारे में, तो आपको कुछ पता है नहीं पता है तो ओवरहेड सर्विस के बारे में जानते हैं कि इसका संबंध किससे होता है, तो वॉलीबॉल से होता है, जो उंगलियों के सहारे 10 उंगलियों के सहारे किया जाता है, जो रेजर के द्वारा उठाया जाता है। ओके, इन सभी शब्दों का जो प्रयोग है उसमें किसमें होता है, तो वॉलीबॉल में होता है। किसमें, वॉलीबॉल में होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा है प्रशिक्षकों यानी कि कोच को भारत सरकार ने किस वर्ष से द्रोणाचार्य पुरस्कार देना शुरू किया था? देखिए, अगर हम बात करें द्रोणाचार्य पुरस्कार की, अगर हम बात करें द्रोणाचार्य पुरस्कार की तो ध्यान दीजिएगा द्रोणाचार्य पुरस्कार की जो शुरुआत होती है वो कब होती है, 1985 से। कब, 1985 से इसकी शुरुआत होती है। कब, 1985 से इसकी शुरुआत होती है। अगर हम बात करें क्या, अगर हम बात करें इसकी तो जो पहली बार ये पुरस्कार प्रदान किया गया था किसमें, जो प्रथम विजेता है द्रोणाचार्य के प्रथम विजेता, प्रथम विजेता की बात करें, अगर द्रोणाचार्य पुरस्कार के प्रथम विजेता की बात करें, प्रथम में किसको प्राप्त किया गया था, तो ध्यान रखिएगा ये प्राप्त किया गया था भलाचंद्र भास्कर भागवत। क्या, भलाचंद्र भास्कर भागवत। ये जो पुरस्कार होता है ये गुरुओं को दिया जाता है, जो कोचिंग होते हैं, कोच जो होते हैं उनको दिया जाता है। दूसरा जो है ओम प्रकाश भारद्वाज, दूसरा जो है ना ओम प्रकाश भारद्वाज को दिया गया था। ओम प्रकाश भारद्वाज, ओम प्रकाश भारद्वाज को दिया गया था। और तीसरे की यानी कि पहला भलाचंद्र भास्कर भागवत, ओम प्रकाश भारद्वाज। तीसरा जो ना ओ एम निम्बियर, क्या, ओ एम निम्बियर को दिया गया था। ओ एम निम्बियर, ओ एम निम्बियर को दिया गया था। इसको ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं 2024 का द्रोणाचार्य पुरस्कार किसकी, 2024 का द्रोणाचार्य पुरस्कार। - 2024 के द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें तो ध्यान दीजिएगा द्रोणाचार्य पुरस्कार
दो श्रेणियों में दिया जाता है। किसके? दो श्रेणियों में दिया जाता है। पहला जो है क्या, अगर पहले की बात करें तो पहला जो है ना वो है नियमित श्रेणी। क्या? नियमित श्रेणी। पहला क्या है? नियमित श्रेणी की बात की जा रही है। अगर हम बात करें नियमित श्रेणी की, किसकी? अगर हम बात करें नियमित श्रेणी की तो नियमित में इसमें 3 लोगों को दिया गया है। कितने लोगों को? 3 लोगों को प्रदान किया गया है। वो 3 लोग कौन कौन से हैं? तो 3 लोगों में एक है सुभाष राणा। क्या नाम है? सुभाष राणा। सुभाष राणा। सुभाष राणा। दूसरे की बात करें, जो दूसरे व्यक्ति हैं उनका नाम है सुश्री दीपाली देशपांडे। क्या? सुश्री दीपाली देशपांडे। सुश्री दीपाली देशपांडे दूसरा है। पहला सुभाष राणा, तीसरा सुश्री दीपाली देशपांडे और तीसरा है संदीप सांगवान। इनकी बात की जा रही है, यानी कि पहले व्यक्ति हैं, दूसरे व्यक्ति हैं, ये तीसरे व्यक्ति हैं। अगर इनकी बात करें, जो पहले व्यक्ति हैं वो पैरा निशानेबाजी से संबंधित हैं। जो ये हैं ये पैरा निशानेबाज, ये निशानेबाज और जो तीसरा है उनका नाम है ये हॉकी से संबंधित है। किससे? हॉकी से संबंधित है। और जो एक और प्रकार होता है वो है आजीवन। क्या नाम है? आजीवन श्रेणी की बात की जा रही है। ओके, आजीवन श्रेणी की बात की जा रही है। आजीवन श्रेणी किसकी बात? आजीवन श्रेणी की बात की जाएगी। जो दूसरा प्रकार है आपका वो है आपका आजीवन श्रेणी। आजीवन श्रेणी में दिया जाता है। अगर हम लोग आजीवन श्रेणी की बात करें, आजीवन श्रेणी की बात करें तो इसमें सॉरी 1 मिनट रुकेगा। अरमांडा एग्नेलो, पहला जो है अरमांडा एग्नेलो। क्या? पहला जो है अरमांडा एग्नेलो कोलाको को दिया गया है। किसको? अरमांडा एग्नेलो कोलाको। इनका संबंध है फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल। इनका संबंध किससे है? फुटबॉल जो है इनका संबंध किससे? फुटबॉल से है। और जो दूसरा दिया है एस मुरलीधरन को दिया गया है। किससे? एस मुरलीधरन। इनका संबंध है बैडमिंटन से। किससे? बैडमिंटन। इनका संबंध बैडमिंटन से है, इसको ध्यान दीजिएगा। ओके, तो ये रहा आजीवन। इसमें 2 लोगों को दिया गया। कितने लोगों को? 2 लोगों को। इसमें क्या है ना 15 लाख रुपए दिया जाता है। कितना? 15 लाख रुपए पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। ओके, इसको ध्यान दीजिएगा। ये कोच जो होते हैं ना उनको दिया जाता है, जो कोच होते हैं। तो इस तरीके से ये रहा आपका करंट प्लस क्या नाम है कि आपके जो इसके बारे में था, आपके बारे में मैंने बता दिया। 1985 में इसकी शुरुआत होती है। 1985 में इसकी शुरुआत होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका कि मालिश के कितने प्रकार हैं। मालिश के प्रकार की बात की जा रही है। तो देखिए मालिश के प्रकार की अगर हम बात करें तो ये जो मालिश है ना ये मसाज है। इसका ये फ्रेंच शब्द मसाज, ये फ्रेंच शब्द ना मसाज जो है ना ये फ्रेंच शब्द है। ये फ्रेंच शब्द है और जिसका अंग्रेजी में अर्थ होता है ना, अंग्रेजी में अर्थ की बात करें
जिसका अंग्रेजी में अर्थ की अगर हम लोग बात करें तो इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है फ्रिक्शन ऑफ नीडिंग। क्या? फ्रिक्शन ऑफ नीडिंग। फ्रिक्शन ऑफ नीडिंग। क्या? फ्रिक्शन ऑफ नीडिंग की बात करता है, फ्रिक्शन ऑफ नीडिंग की बात करता है, यानी गूंथते हुए घर्षण करना है, अर्थात गूंथते हुए घर्षण करना, गूंथते हुए, अर्थात गूंथते हुए घर्षण करना, अर्थात गूंथते हुए घर्षण करना क्या है? आपका फ्रिक्शन ऑफ नीडिंग की बात की जा रही है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे पूछा है कि मालिश के प्रकार, तो इसके जो है ना, इसके 4 प्रकार है। कितने? 4 प्रकार है, इसको ध्यान दीजिएगा। मालिश के कितने प्रकार है? तो मालिश के 4 प्रकार है। अगर उन प्रकारों की बात करें, अगर हम लोग उन प्रकारों की बात करें तो उसका क्या हो जाएगा? तो सहलाना, क्या पहला क्या हो जाएगा? सहलाना, दबाव, थपथपाना और चौथा क्या हो जाएगा? जो पहला क्या है? सहलाना, दबाव, थपथपाना, उसके बाद झकझोरना। क्या? झकझोरना की बात करता है, झकझोरना। ये 4 क्या हो जाएंगे? इसके प्रकार हो जाएंगे, इसको ध्यान दीजिएगा। यहां पे मालिश के प्रकार के बारे में पूछा गया है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी 4 प्रकार होते हैं। ये फ्रेंच शब्द मसाज से बना है, जिसका अंग्रेजी अर्थ होता है फ्रिक्शन ऑफ नीडिंग, यानी गूंथते हुए घर्षण करने की बात की जाती है। ओके, तो ये रहा आपका मसाज। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। वॉलीबॉल खेल को ओलंपिक में किस वर्ष शामिल किया गया था? वॉलीबॉल की बात की जा रही है। वॉलीबॉल को ओलंपिक में किस वर्ष शामिल किया गया था? वॉलीबॉल को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? देखिए, एक होता है टोक्यो, जापान, टोक्यो ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक। ये टोक्यो कहां पे है? तो जापान की बात करता है, जापान। और जापान में पहली बार होता कब है? ओलंपिक का जो ना 18वां संस्करण था, 18वां संस्करण जो था तब होता है। अगर इसकी बात करें तो इसी समय वॉलीबॉल को शामिल किया गया था। ये होता कब है? ये होता है आपका 1964 में। कब? 1964 की बात करता है। कब? 1964 की बात करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। कैबिनेट मिशन, ये तो आ गया आपका पॉलिटी वाला क्वेश्चन। चलिए इसको ये देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत में आवंटित जो सदस्य संख्या थी, उसमें निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो अगर हम इसकी बात करें, प्रतिनिधि की बात की जा रही है, बताइए। चलिए अच्छा, इसको जाने देते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको देख लेते हैं। ओके, इसको देख लेते हैं उसको छोड़ दीजिए, इसको देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 28। इसमें आपको कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं और कुछ विषय के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे दिया है अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 44 और अनुच्छेद 48, इसके बारे में बताया गया है। तो आपको बताना है इसका संबंध। तो देखिए, 40 का संबंध जो है ना वो ग्राम पंचायत से ही है, इसको ध्यान रखिएगा, ग्राम पंचायत का संबंध इसी से है। दूसरा अनुच्छेद 41 की बात करें तो काम करने का अधिकार इसी से संबंधित है। उसके बाद अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता की बात करता है और अनुच्छेद 48 जो है ना कृषि एवं पशुपालन की बात करता है। यानी कि इसका आंसर ऑप्शन 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं बट फिर भी करवा दे रहा हूं। और ये सभी जो आर्टिकल है ना, ये सभी जो आर्टिकल है इनका संबंध किससे है? तो डीपीएसपी से। किससे? डीपीएसपी से इनका संबंध है, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, डीपीएसपी से इनका संबंध है और इसका उल्लेख जो है ना भाग 4 में किया गया है। और अगर आर्टिकल की बात करेंगे तो आर्टिकल जो है ना 36 से 51 है। क्या? 36 से 51 है और ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, इसका भी ध्यान रखिएगा। ओके, इसका भी ध्यान रखिएगा। तो ये रहे हमारे क्वेश्चन, ये रहे कुछ क्वेश्चंस। अगर आगे वाले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन, ये तो आपको मैंने बता दिया था कि 52वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या नाम है कि इसमें दल बदल को जोड़ा गया था। किसको? दल बदल को जोड़ा गया था, इसको ध्यान दीजिएगा। दल बदल को 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था हमारे संविधान में। चलिए, इस तरीके से हमारी ये वाली क्लास भी कंप्लीट होते हुई।
ये थोड़ा सा छोटा वीडियो था, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी क्वेश्चन थे आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिए गए। जितने भी क्वेश्चन थे 7, 8, 9 जो था आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया गया है, उसका ध्यान रखिएगा। ओके, उसका ध्यान आप सभी लोग रखिएगा, इससे आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए हम लोग करते हैं क्लास को यहीं पे एंड और मिलेंगे आप लोगों से अगली वाली क्लास में। तब तक के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।